नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त बुरी तरह से घिरे हुए हैं क्योंकि एक नहीं बल्कि दो तरफ से उनसे जवाब मांगा जा रहा है, जिससे बचने के लिए केजरीवाल ने सुंदरकांड का रास्ता चुन लिया है। लेकिन उनको यहां पर भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि केजरीवाल तो खुद को बचाने में जुटे हुए हैं और लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के नेता उन्हें ही फंसाने में लगे हुए हैं और ऐसी बुरी तरह से केजरीवाल को फंसाया है कि अब उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं बचा हुआ है। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि केजरीवाल इस वक्त बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे केजरीवाल अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। केजरीवाल पर नई मुसीबत, आप नेता ने बोला झूठ, लोगों को गुमराह कर रहा आप नेता। सुंदरकांड पर केजरीवाल की सियासत। दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के नेता झूठ पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के हालिया बयानों को झूठा करार दिया है। आप नेता लगातार 3-4 दिनों से इस बात पर जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं कि डीडीए दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना चाहती है। डीडीए ने इस संबंध में एक बयान 15 जनवरी 2024 को जारी किया है। डीडीए ने कहा है कि झुग्गियां तोड़ने के विषय में दिए गए बयान फर्जी, गड़बड़ और लोगों को गुमराह करने की भावना से दिए गए हैं। डीडीए ने झुग्गियों को तोड़ने पर कानूनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। डीडीए ने कहा है कि पहली बात यह है कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त नहीं किया गया है। उन्हें इस कारण से ध्वस्त भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विशेष प्रावधान के दूसरे अधिनियम 2011 की वैधता को 3 सालों के लिए बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत अनाधिकारिक निर्माण को कार्रवाई से मुक्त रखा गया है। इसमें झुग्गी झोपड़ियां भी शामिल हैं। ऐसे में इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। डीडीए ने यह भी बताया है कि 13 जनवरी 2024 को उसने दिल्ली के गोकुलपुरी में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया था। इसमें झुग्गी झोपड़ियां भी आती हैं। ऐसे में इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। डीडीए ने यह भी बताया कि 13 जनवरी 2024 को उसने दिल्ली के गोकुलपुरी में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। यहां पर सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें बनाई गई थी। इसमें कई ऑटोमोबाइल शोरूम भी शामिल थे जो करोड़ों का लाभ कमा रहे थे। गौरतलब है कि हाल ही में आपने दिल्ली में एक सप्ताह का एक अभियान चलाने का ऐलान किया था। इसके अंतर्गत इसकी मंत्रीगण दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। 15 जनवरी 2024 को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना दिल्ली की सफदरजंग और बीआर कैंप में पहुंचे थे और यहीं इन्होंने लोगों को बताया कि डीडीए इनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ना चाहती है। इन्होंने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडीए पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि इन झुग्गियों को तोड़कर यहां रहने वाले लोगों को 40 से 50 किलोमीटर दूर बसाने की डीडीए की योजना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना ने यह भी कहा कि आप इन लोगों को इनकी झुग्गी की जगह पर ही फ्लैट दिलवाएगी। वहीं भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली के विकास का कोई काम नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में डीडीए के 55,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं, इन्हें आप सरकार आवंटित नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी इस ढीला ढाली के चलते ये फ्लैट अब खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। अगस्त 2023 में राज्यसभा में दी गई एक जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया था कि दिल्ली के अंदर वर्तमान में 675 झुग्गी बस्ती वाले इलाके हैं।
इसमें से 30,000 से अधिक झुग्गियों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने बताया था कि इन झुग्गी वाले इलाकों में 15 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की उन एजेंसियों से लगातार रस्साकशी चलती रही है जिनमें केंद्र सरकार या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल का सीधा दखल होता है। डीडीए दिल्ली के उपराज्यपाल के अंतर्गत आती है जो इसके चेयरमैन होते हैं। ऐसे में डीडीए पर आरोप लगाना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। एक तरफ तो केजरीवाल के नेता झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल अपने सियासी ड्रामे की वजह से सियासत का पारा भी बढ़ा रहे हैं और अब विपक्षी पार्टियों ने ही केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले केजरीवाल ने अपना दांव चल दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर रही है और इन कार्यक्रमों में आप के सभी बड़े नेता शामिल भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोहिणी में अपनी पत्नी के साथ इसमें शामिल हुए। अब इसको लेकर बीजेपी ने एक सवाल उठाया है। तो आपने कहा है कि कोई भी पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली में आयोजित किए गए सुंदर पाठ के आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पाठ करते हुए भी अपना वीडियो शेयर किया है। उनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रोहिणी में आयोजित सुंदरकांड पाठ में पत्नी के साथ ही शामिल हुए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 22 जनवरी के लिए निमंत्रण मिला या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये गलतफहमी है कि अगर आप खुद किसी पार्टी को हिंदू की ठेकेदारी दे दोगे तो वो पार्टी ले लेगी। ये बिल्कुल गलत है। नेता किसी न किसी धर्म से है, वो धर्म में आस्था रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को करना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे बल्कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो करें। वहीं दिल्ली में सुंदरकांड के पाठ पर बीजेपी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को भगवान राम और सुंदरकांड पाठ याद आता है। पहले भी उन्होंने एमसीडी चुनाव से पहले सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया था और अब जनरल इलेक्शन से पहले सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। बांसुरी ने पूछा कि क्या केजरीवाल अपने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इस सुंदरकांड में शामिल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि क्या वो अपने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को भी इसमें बुला रहे हैं जो सनातन धर्म का खुले मन से विरोध करते नजर आते हैं। इसके अलावा बांसुरी स्वराज ने इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके पार्टी के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को लेकर पूछा कि अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी दल डीएमके को भी न्योता दे रहे हैं जो सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के केजरीवाल पर सवाल उठाने और उन्हें छोटा रिचार्ज कहने पर आप नेता राघव चड्ढा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी नेता से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। किसी भी नए काम के शुरू करने से पहले वो प्रभु श्री राम और बजरंग बली से आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा वो तीर्थ यात्रा भी चला रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहने के बयान पर कायम रहते हुए दोबारा से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में इन दिनों बहुसंख्यक हिंदू वोटों को अपने पाले में करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसी के कारण कोई सुंदरकांड का पाठ करवाने की बात कह रहा है और कोई नासिक आने की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि सरयू में स्नान करेंगे। ओवैसी ने केजरीवाल को जहां एक बार फिर आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर भी हमला बोल दिया। ओवैसी ने हैदराबाद में अपने आरएसएस का छोटा रिचार्ज ट्वीट पर मीडिया से बातचीत में भी कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने यह तय किया है कि हम सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। मैंने ये ट्वीट किया कि आप बीजेपी से कैसे अलग हैं। भाजपा, आरएसएस और आप में कोई अंतर नहीं है। आप नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने 22 जनवरी को नासिक में बड़ा कार्यक्रम रखा है। इसमें पार्टी नेता कालाराम मंदिर जाएंगे और गोदावरी के तट पर आरती भी करेंगे।
शिवसेना उद्धव ठाकरे के इस आयोजन को राम मंदिर उद्घाटन के संदर्भ से ही जोड़ा गया है। पार्टी ने 23 जनवरी को बाल ठाकरे के जन्मदिन पर बड़ी रैली रखी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने एक दिन पहले ही सरयू स्नान की शुरुआत की है। ओवैसी ने सवाल पूछा कि सेकुलरिज्म कहां दफन हो गया है। उन्होंने कहा कि वो फिर से कह रहे हैं कि बहुसंख्यक वोटों के लिए कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि मेरी इस देश के मुसलमानों से अपील है कि वो देखें कि क्या हो रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वो बहुसंख्यक वोटों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं ना बोलूंगा तो इसमें नुकसान किसका होगा। ओवैसी ने दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करने के फैसले को लेकर दरअसल ट्वीट किया था और इस ट्वीट पर राजनीति गरमाने के बाद ओवैसी ने पूरे मामले को धर्मनिरपेक्षता से जोड़ते हुए कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को लपेट लिया है और आरोप लगाया कि देश में हिंदू वोटों को हासिल करने के लिए कंपटीशन चल रहा है। ओवैसी का सवाल है कि धर्मनिरपेक्षता कहां दफन हो गई है। यानी कुल मिलाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी खूब तेजी के साथ हो रही है और केजरीवाल की फजीहत भी उतनी ही ज्यादा हो रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।